नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज जो है चर्चा का विषय है आर्थिक आधार और क्रीम लेयर का नया प्रस्ताव, आरक्षण की संकल्पना पर कुठाराघात। साथियों, आरक्षण की जो संकल्पना है वो पिछड़े वर्गों के सामाजिक न्याय हेतु दिया गया है। जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, खासतौर से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके सामाजिक न्याय के लिए जो है आरक्षण की संकल्पना की गई है और उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात संविधान करता है। तो अब जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण देना कहीं भी संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है और साथ ही साथ क्रीम लेयर लगाने का भी कोई प्रावधान संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आर्थिक आधार और क्रीम लेयर को लगा दिया गया है। तो साथियों, मंडल कमीशन ने जब आरक्षण लागू किया था तो उस समय जो है क्रीम लेयर का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो क्रीम लेयर को लगाने का जो प्रस्ताव आया है वो जो है मंडल कमीशन का जो ये जो निर्णय था उसको कोर्ट में ले गए। तो कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के फैसले में जो है ओबीसी को उनकी 27% आरक्षण दिया और साथ में क्रीम लेयर की बात हुई। उस समय 1 लाख रुपए की सीमा लगाने की बात की गई थी। तो साथियों, जो है आज जो है इस आरक्षण को खत्म करने के लिए इस तरह से बहुत तमाम तरह के हथकंडे चल रहे हैं। तो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं आदरणीय आनंद मंजीत साहू जी, जो अखिल भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, और वो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आर्थिक आधार और क्रीम लेयर का नया प्रस्ताव, आरक्षण की संकल्पना पर कुठाराघात। मंजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ये आर्थिक आधार क्या है और क्रीम लेयर का जो नया प्रस्ताव आया है वो क्या है, और क्या ये कहीं ना कहीं आरक्षण की प्रस्तावना पर जो है आरक्षण पर जो है कहीं ना कहीं कुठाराघात करता नजर आता दिखाई दे रहा है। ये क्या है आर्थिक आधार और क्रीम लेयर का नया प्रस्ताव? मंजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्लीज। देखिए, जो जो आरक्षण को लेकर आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर बनाने की जो पूरी प्रक्रिया और कवायद मंडल कमीशन के लागू होने के बाद से अब तक की जो कवायद है और जी जो वर्तमान की सरकार कर रही है, जी उस पर टिप्पणी करूं, उस पर अपनी बात रखूं, इससे पहले हमें लगता है कि मुझे ये समझना चाहिए कि आरक्षण किस बला का नाम है, जी आरक्षण क्यों है, आरक्षण जी की जरूरत क्यों है। तो जी जी हम जब देखते हैं कि भारत का जो संविधान का निर्माण हो रहा था, तो जी संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और संविधान सभा ने जब जी आरक्षण की व्यवस्था की, तो उसमें यह देखा गया कि उसके पूर्व जब आरक्षण नहीं थे, तो उसके पूर्व जो है हमारे बहुत सारे कई जो हजारों वर्षों तक देखा गया कि जो कमजोर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो बड़ा हिस्सा है जिसको अन्य पिछड़े जी वर्ग के नाम से जाना जाता है। अभी आजकल जो है अत्यंत पिछड़ी जाति बिहार और कई राज्यों में पिछड़ा और अति पिछड़ा अलग अलग है। तो पिछड़ा और अति जी पिछड़ा जो ओबीसी का रिजर्वेशन खास तौर से जो है, वो रिजर्वेशन की जो बात हुई वो इसलिए हुई क्योंकि यह माना जी गया कि जो एक बड़ा हिस्सा है उसको समाज की मुख्यधारा से जुड़ा हुआ नहीं है। और जब वो जी जी समाज की मुख्यधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम जब विकसित समाज की बात करते हैं, जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, हम सम्यक समाज की बात करते हैं, तो हमें जब इस परिस्थिति में समाज का जब मूल्यांकन करना होता है, तो हम देखते हैं कि समाज में जो बहुत सारे लोग हैं, जो बड़ा समुदाय है, बड़ा हिस्सा है, वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ा है। और इसी के तहत भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या तमाम संविधान सभा के जो लोग थे, राजेंद्र प्रसाद जी ने, और तमाम लोगों ने ये लेकर के आया कि कमजोर वर्गों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिसके तहत ये आरक्षण को आप प्रतिनिधित्व, आरक्षण का जो अर्थ है, जो मूल अर्थ है, वो प्रतिनिधित्व है। तो उस जी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को समझते हुए भारत के संविधान में ये जो है प्रावधान किया गया कि जी अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दिया जाना ये चाहिए। संविधान में यह दिया गया कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कैसे कानून बनाया जा सकता है, किस प्रकार से कानून बनाया, और जी उसी के तहत, उसी कानून के जी तहत जो है काका कालेलकर कमेटी बनाई गई। उसके बाद फिर उसके लोग उसको लेकर के जो है कई लंबा ये चला। उसके बाद फिर जो मंडल कमीशन, जो मंडल आयोग आया, और उसके बाद जो उसकी सिफारिशें लागू हुई, लागू होने के बाद हमने देखा कि जो मंडल आयोग के आदरणीय बीपी मंडल जी और उनकी पूरी टीम ने, जो सब सदस्य थे, उन लोगों ने पूरा अध्ययन किया, पूरे
समाज का अध्ययन किया, अन्य पिछड़े वर्ग का और पूरे भारत के समाज का अध्ययन किया, और उसमें देखा कि कौन कौन से लोग हैं जो ये पिछड़े श्रेणी में इस तरह के लोग हैं जिनको कि आरक्षण की दरकार है। और जी उसमें जी बहुत सारी जातियों को उसमें शामिल किया गया। और उस जी 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 मंडल कमीशन को भारत की सरकार जी ने उस समय बीपी सिंह जी 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 की सरकार ने मंडल कमीशन को लागू किया। और वो उस समय एक जी पॉलिटिकल सिचुएशन अलग था जिसके कारण नहीं हुआ, फिर दोबारा हुआ। हम इस पे जी आना चाहते हैं कि जब जब वहां पे सदन से पास हो गया मंडल कमीशन, 27% जो आरक्षण है, वो आरक्षण जब प्रतिनिधित्व जो है 27% वो जब पास हुआ, तो उसको लेकर के इस देश के भीतर एक बहुत ही बड़ी, आपने देखा कि ऐसी स्थिति बनी, मारा मारी की जी। स्थिति बनी, मार काट की स्थिति बनी, एक लोग बहुत बड़ा आत्मदाह आंदोलन करने पैदा लगे। हो गया, बहुत बड़ा बहुत बहुत जनसमूह बड़ा उसके अगेंस्ट में खड़ा हो बहुत गया, जो उच्च बड़ा वर्गों के द्वारा प्रायोजित था। बहुत बड़ा जनसमूह आया, और कुछ एक जो तथाकथित अभिजात वर्ग है, उनके जी जी उन लोगों ने इसका बड़ा जो है विरोध किया। हालांकि जो जी जी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इसको लेकर के आगे आने की हिम्मत जुटाई, साहस जुटाया, जो एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन एक तरीके से, जी जी एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन एक तरीके से भारत के लिए था। उसके बाद इस जी देश के भीतर देखा गया कि एक पार्टी के एक बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसको एक मतलब धर्म, मतलब वो मंडल की आग को कमंडल की आग में झोंक दिया झोंक दिया। गया, और जी जी, एक बिल्कुल सही झोंक कह रहे दिया हैं आप। गया। जी हाँ, तो वो जो साजिश है इसके पीछे, वो पृष्ठभूमि वहां से तैयार होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी वो जी जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ रथ लेकर के वहां से चल करके, और गुजरात से, और वो मतलब एक तरीके से जो बाबरी विध्वंस था, मैं ये कहना जी जी चाहूंगा कि वो बाबरी विध्वंस नहीं था, वो जी 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 मंडल कमीशन के लेकर के जो कमजोर वर्गों का एकीकरण हो रहा था, कमजोर जी वर्गों जी की का जो जो लोग जो एकजुट हो रहे थे, कम जो जी जो पिछड़ा वर्ग जो है, जिसको कि 52% मंडल आयोग ने चिन्हित किया था, एस्टिमेट वो किया था। 52% के लोगों में एक अजीब तरह की चेतना का जो है संचार हुआ। और उस चेतना के संचार के बाद जब वो तमाम लोग एकजुट होने लगे, तो उसके जी बाद जी एक ऐसा माहौल बनाया गया, क्योंकि धर्म जो है एक ऐसा विषय है जिसके जी तहत तमाम विषय को, तमाम मुद्दों को, तमाम जो पक्ष हैं उसको एक तरीके से उसके जद में डाल दिया जाता है। और तमाम जो अधिकार की बात है, तमाम जो आप चाहे कोई भी आप रक्षा सुरक्षा की बात करिए, समाज के विकास की बात करिए, और प्रतिनिधित्व की बात करिए, तो उसके आग के तले तो वो जो बाबरी जी विध्वंस था एक तरीके से ओबीसी जी जी ओबीसी के एकीकरण के ऊपर जी कुठारा घात था। मैं ये जी जी कहना जी, चाहता हूँ इसका कि मतलब उस ये हो कि जो है, जो मंडल कमीशन के को लेकर के जो आंदोलन ओबीसी के लोगों में होने वाला था, उसको जो है टालने के लिए जो है रथ यात्रा तमाम तरह का काम जो है हाँ किया गया। हाँ जी हाँ जी हाँ, मंडल कमीशन जब आ गया तो एक राजनीतिक दल, एक राजनीतिक धड़ा, एक खास वर्ग ने ये महसूस किया कि इसके जी बाद अगर इसका इसका संगठन इस तरीके से होगा कि वो एकजुट हो जाएंगे, तो आप जी समझ जी सकते हैं कि 52% लोग जब इस देश के भीतर या किसी लोकतंत्र में अगर 52% लोग एकजुट हो जाए, तो उस देश की उस लोकतंत्र की संरचना जो है उस 52% के हाथ में आ जाएगी, उसके उसके नियंत्रण में आ जाएगी। तो जी उसको जी, किया बिल्कुल गया। ठीक है। अब जब मंडल कमीशन आया तो इसको कोर्ट में जी घसीटा गया। वहीं से जी जी शुरुआत होती जी है। जी जी ओबीसी के जो आरक्षण हैं जी उसको एक तरीके से, जो शुरू हुआ आरक्षण, जो लागू हुआ आरक्षण, उसको पुनः खत्म करने की, उसको पुनः जी मिटाने की प्रक्रिया जो शुरू हुई, वहां पर से जी शुरू हुई कि एक जो है जी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो संवैधानिक प्रक्रिया है और संविधान के निहित जो प्रावधान है, जी जी उसके उसको एक तरीके से अलग रख करके सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात की। क्रीमी लेयर, जी उसके जी बाद रघुनंदन कमेटी बनाई गई। जी 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 उस रघुनंदन कमेटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रीमी लेयर की बात की, आर्थिक और तमाम, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हाँ जी, कोई भी मैं ये आरक्षण, जानना चाहता हूँ कि जो मंडल कमीशन का इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का जो फैसला आया, और उसमें उस फैसले में कहा गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, मगर क्रीम लेयर के साथ। तो उसके बाद आपने बताया कि प्रसाद कमेटी बनी, तो उस प्रसाद कमेटी ने जो है क्रीम लेयर का निर्धारण कैसे किया? इस पर जो है बहुत सारे लोगों मैं का कंफ्यूजन है। जी मैं वही बता रहा हूं कि जी प्रसाद जी कमेटी ने जो क्रीमी लेयर का निर्धारण किया, तो जी प्रसाद कमेटी के जो क्रीमी लेयर का निर्धारण का जो मूल आधार है, जो मुख्य जी आधार है, वो ये जी है कि उन्होंने जो
वो आर्थिक आधार पे उन्होंने भी एक आर्थिक आधार तो अलग जी, जी। पैमाना है, लेकिन जी, जी। पोजीशन देखिए, जी, आर्थिक जी। आधार में और पोजीशन में अंतर है, क्योंकि जी, जी। आरक्षण जो दिया गया आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो जी। वंचित समाज है, उसके लिए जी। आरक्षण, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या पिछड़ा वर्ग हो। जी, तो जी, जी। उसमें दिया गया कि पोजीशन, अगर आप गैजेटेड अधिकारी हैं और जी, आप ऐसे अधिकारी हैं जिनका कि समाज में प्रतिष्ठा है, उस अधिकारी जी, के रूप में जब आप जब पहचान रखते हैं, तो आप अनुसूचित जाति से हैं कि आप चमार जाति से हैं कि आप तेली जी, हैं कि तमोली है कि कहार है, कुम्हार है कि नाई है, निषाद है, जी, किसी ऐसी जाति से हैं, तो वो जाति एक अलग तरीके से आपकी पहचान हो जाती है कि आप आईएएस बन गए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो गए, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हो गए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एसडीओ, डीएम, एसपी हो गए आप। तो जी, उनकी जो जी, जी, पहचान होती है सामाजिक और शैक्षिक रूप से, दोनों पहचान जो है बदल जाती है। ये सच है जी, जी, कि जब उनकी जी, पहचान शैक्षिक रूप से भी जब ऊपर चली जाती है और सामाजिक रूप से भी ऊपर जाती है, तो वो जी, पोजीशन जो है उसको उसमें जी, अंकित किया गया कि उस पोजीशन के आधार पे उनको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। जी, जी, लेकिन जो आज की जो वर्तमान परिवेश में जो आरक्षण पर बहस जो चलाया जा रहा है, और जी, जी। वर्तमान जो शासन व्यवस्था खास तौर से है, हुँ, एक तो हुँ, हुँ। शासन व्यवस्था है और दूसरा जी, एक खास वर्ग है। एक खास खास वर्ग वर्ग है। है जी, जो जी, वो इस चाहे वो किसी भी राजनीतिक, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से क्यों नहीं हो, लेकिन जी, एक जो जी, खास वर्ग है, उनको जी, ये ऐसा लगता है कि ये आरक्षण व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए, आरक्षण जी, व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, जी, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जी, किसी भी वर्ग के, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, पिछड़े वर्ग हो, अत्यंत पिछड़े वर्ग हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान जी, का जी, भाव होना चाहिए, एक दूसरे जी, के प्रति उनके विकास के प्रति उनके जिम्मेवारी का भाव होना चाहिए, जो जी, कि समाज में दिखाई नहीं पड़ता है। मैं आपको बताना जी, जी, चाहता हूं कि उसके जी, बाद जो जी, है, जी, तो उस जी, जो कमेटी ने बनाया, उस वो जी, जी, आधार पोजीशन का आधार था। लेकिन जी, अभी जो जी, वर्तमान परिस्थिति में जो नया प्रस्ताव है, हम इस पर अब आते हैं। जो नया जी, 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 प्रस्ताव है, जो जो जिसकी बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और ये लोग आरक्षण की समीक्षा और तमाम लोग लेकर के जो आते हैं, उसमें ये खास तौर से बात है कि वो चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर हो, और इसीलिए किसी किसी रूप में किसी किसी तरीके से उसको जोड़ने तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी यहाँ मैं जो आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि जो है प्रसाद कमेटी में जो है पद जो माने गए थे, जो 1993 में जो मेमोरेंडम निकला था क्रीमी लेयर का, उसमें कहा गया था कि जो है जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं और जो प्रशासनिक पद जैसे ए ग्रेड की नौकरियां हैं, बी ग्रेड की नौकरियां, ए ग्रेड के जो जो पदों को क्रीमी लेयर के दायरे में रखा गया था। वहां पर जो है क्रीमी लेयर के जो निर्धारण करने में केवल पदों का ही नामांकन किया गया था और वहां उनकी नहीं सैलरी से पद, कोई मतलब नहीं था। नहीं जी। सैलरी का उसका मुख्य आधार नहीं, वो पद का आधार हाँ, है। पद का आधार था, पद ए ग्रेड पद की का आधार, नौकरी, बी इसलिए ग्रेड की मैंने कहा नौकरी। पोजीशन, जी, मैंने जी, इसलिए पोजीशन, हाँ, इस्तेमाल किया पोजीशन। पोजीशन का मैंने पोजीशन। कहा, आर्थिक जी, जी, आर्थिक नहीं। हाँ। अब जैसे कोई चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, अगर जी, जी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, वो रिटायर्ड होते समय उसकी जी, जी, सैलरी अगर थोड़ी बढ़ भी जाती है, जी, लेकिन जी, जी, उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो जी, उसकी जो सामाजिक जो पहचान है, जो जी, सामाजिक जी, और शैक्षिक जो मूल आधार है आरक्षण का, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। जी, 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 तो जी, उसको बिल्कुल, लेकर के आपने बहुत अच्छी उसको, बात कही। हाँ, उन्होंने बहुत तमाम गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और भी गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाए जाए, दूसरे तीसरे चौथे जी, जो अन्य वर्ग हैं उनके जी, कल्याण के जी, लिए, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए, इसका कोई विरोध भी नहीं अब तक किया है, न करता है। लेकिन जो जी, जी, आरक्षण जिसको हम प्रतिनिधित्व का दर्जा दे रहे कहते हैं। हैं, का सवाल जी, कर रहे हैं, उस प्रतिनिधित्व पे ये बार बार जो कुठाराघात है, जी, जी, जिसको कि आपने अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया आपने विषय में, तो जो जी, जी, कुठाराघात है उसको लेकर के यहाँ पे जो किया गया उसमें पोजीशन, तो पोजीशन को अभी जो सरकार करना चाहती है, जैसे 40 वर्ष, उसमें एक चीज और था कि अगर आप जी, 40 वर्ष के जी, जी, बाद किसी किसी सेवा में, सरकारी सेवा में अगर आप जाते हैं, और अगर आप उस जी, जी, पोजीशन के ओ में भी हैं, उस पोजीशन जी, की जी, स्थिति में भी, ग्रेड में भी हैं, और 40 वर्ष के बाद जाते हैं, क्योंकि 40 वर्ष का जो उम्र है वो एक तरीके से बहुत लंबा समय जो है एक व्यक्ति विशेष का वो पार कर जाता है, लेकिन उसके बाद जी, जी, बाद अगर जी, आपको नौकरी लगती है, तो फिर आपको उसमें एक क्रीमी लेयर के दायरे में आपके और उसको नहीं रखा जाएगा। लेकिन ये जो बिल्कुल, बिल्कुल। वर्तमान सरकार है, जी, वो न केवल वो जो सैलरी बेस है उसको ऊपर ले जा करके लोगों को छांटना चाहती है,
बल्कि ये जो तमाम जो है 40 वर्ष की जो उम्र सीमा है, या दूसरे जो तीसरे चौथे जो चतुर्थ वर्गीय या तृतीय वर्गीय जो कर्मचारी के का सैलरी है उसको जोड़ करके, तो मतलब हाल मेल करना चाह रहे हैं। जी अर्थात जी ये जी है कि उसको जो अभी ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्गों को 10% आरक्षण दिया गया, जी जी वो इसके उस कैटेगरी में लेकर के आना चाहते हैं। तो जब वो कैटेगरी में आ जाएगा, दूसरा जी सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर जी हम आर्थिक आधार की बात करेंगे, जैसे ही आर्थिक आधार पे आएगा तो जितने अभिजात वर्ग के लोग, सुखी संपन्न और पूंजी रखने वाले लोग, खेती और जमींदार जितने लोग हैं, उन सब लोग, वो सब लोग जो है आर्थिक प्रमाण पत्र लेकर के आ जाएंगे कि मैं गरीब हूं जी और जी हमको बिल्कुल आरक्षण दिया जाता है। इसमें जो अनुसूचित जाति या जनजाति और खासतौर से जो अमन पिछड़ा वर्ग की आज बात कर रहे हैं, जी तो जी उन जी लोगों का उन लोगों का जो आरक्षण है वो एक तरीके से वो चले जाएगा, वो जी 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 वो वो खत्म हो हाँ जाएगा और लेकर के क्या आएंगे। हाँ मैं एक चीज और हाँ आपको आपको बताना चाहता हूं कि जी जी जब जी जब ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, जो वर्तमान सरकार है उन्होंने ओबीसी आयोग बनाया। जी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, पूरा जी डंका पीटा गया, पूरा ढोल जी पीटा जी गया जी कि जी ओबीसी जो आयोग है वो अन्य जी पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के कल्याण जी के लिए काम करेगा। ये जो जी ओबीसी आयोग है वो ओबीसी के लोगों को 2 और 3 वर्गों में विभक्त करेगा। जैसा कि जी आप जानते हैं कि 1978 से जी जी बिहार में पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा की दो श्रेणी है। जी जी स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने, चूंकि जी पिछड़ा में जो एक कमजोर पिछड़े वर्ग हैं, जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास दूसरे जी जो साधन संसाधन नहीं है, एक थोड़ा सुखी संपन्न है जिनके पास खेती है, थोड़ी पूंजी है, एक जो है वो जी कामगार, जिसको मंडल कमीशन में आर्टिस्टियन क्लास कहा जी गया है, जी जो कि वो कुछ काम करके, कुछ थोड़ी बहुत कारीगरी करके, कुछ करके जो है वो अपना जीवन यापन करता है। तो वो जो आर्टिजन ओबीसी आयोग बना, तो इसमें ये जी माना गया कि ये ओबीसी आयोग है जो वो 2-3 वर्गों में लोगों को बांटेगा, जैसे जी कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, और वहां पे उसको बिहार में 18% ईबीसी को, अत्यंत पिछड़ी को दिया जाता है, बाकी जो है वो अन्य पिछड़े वर्ग को लोगों को दिया जाता है। तो ये जी नहीं करके ये सरकार कर क्या रही है कि इन्होंने बीपी शर्मा कमेटी बनाया। जी हाँ बीपी बीपी शर्मा शर्मा कमेटी कमेटी बीपी जी शर्मा जी कमेटी ने बीपी शर्मा कमेटी ने अभी जो है, जिसके ओबीसी आयोग के राष्ट्र के अध्यक्ष हैं श्रीमान भगवान लाल सैनी जी, और वो जी लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े जी लिखे जी विद्वान हैं, उनकी कमेटी में लोग भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, जी लेकिन जी उनको सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं करके ये जी बीपी शर्मा कमेटी अलग से जो है, एक जो जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व विरोधी लोग हैं, जो पिछड़े विरोधी लोग हैं, जो अति पिछड़े विरोधी लोग हैं, और जो खासतौर पे जो सामान्य अभी जो वर्तमान शासक वर्ग है, वो अलग तरीके से पृष्ठभूमि बना करके इस बीपी शर्मा कमेटी के जरिए इस ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही है। मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं जी कि जी जी अभी अभी 2017 से लेकर के जो अब तक का जो मेडिकल की जो सीटें हैं, तो जी जी एमबीबीएस के बाद जो पीजी की जो मेडिकल की सीटें हैं, उसमें जी जी तकरीबन अब तक का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। अभी जो जी जी आरक्षण जो प्रतिनिधित्व है, अभी एक जी ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस जो एक संगठन है, तो जी जी उन्होंने पूरा डाटा दिया, पूरा पूरा मीडिया में बहस चली है, और जी जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें जो है 10-11 हजार सीटों का अभी तक नुकसान हो गया है ओबीसी के लोगों को। मैं जी दूसरा जी उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और साजिश जी कर रहे हैं, कि जी जब जी किसी भी सरकारी उपक्रम या किसी भी सरकारी बड़े कंपनियों का जब निजीकरण किया जा रहा है, इसके जी जी पीछे एकमात्र साजिश है, और वो साजिश ये है कि जो प्रतिनिधित्व आरक्षण और जो प्रतिनिधित्व कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो ओबीसी के लोग हों, चाहे एससी एसटी के लोग हों, उनको कैसे इससे बेदखल कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सरकार उसको निजीकरण करते हुए, अगर ऐसा नहीं होता, मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य है, और वो एक उद्देश्य है कि आरक्षण को खत्म करना, और दूसरे अपने और जो व्यक्तिगत निजी फायदे मुनाफे तो वो सब चलते ही रहते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने किया, जब आप निजीकरण कर रहे हो तो आप उसी समय उस कानून में ये प्रावधान बनाओ कि जो सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र में जा रही है, उस कंपनियों में जो आरक्षण की सीमा है, जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो सरकारी सेवा में बहाल था, वो उसी प्रकार से बहाल रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, और इसलिए ऐसा नहीं किया गया है क्योंकि जो कमजोर वर्गों का
प्रतिनिधित्व है, उस प्रतिनिधित्व को ये खत्म करना चाहते हैं। 1990 के 92 के बाद, मंडल आयोग के बाद जो थोड़ा बहुत देखा गया है, 27% आरक्षण तो कहने के लिए है साहब। जी 27% जी। आरक्षण का मैं अर्थ है यहाँ मैं एक सवाल करना चाहूंगा। जैसे अभी नया प्रस्ताव आया, आपने बताया कि बीपी शर्मा कमेटी एक बनाई गई थी जो इस क्रीम लेयर का नए सिरे से निर्धारण करती। तो नए सिरे से निर्धारण करने का मतलब यह है जैसे जो 1993 में जो क्रीम लेयर का जो निर्धारण था, जो पदों के आधार पर था, अब ये क्या कर रही है, ये बीपी शर्मा कमेटी ये कर रही है कि जो है सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को वो जो है वार्षिक इनकम का आधार बना रही है। और उस तरह से जो है ना, जो संसदीय कमेटी का गठन किया गया था गणेश सिंह के नेतृत्व में, तो उन्होंने जो है 16 लाख रुपए करने की रिकमेंडेशन किया था। तो उसके बाद जो है ये बीपी शर्मा ने 12 लाख रुपए ओबीसी क्रीम लेयर की जो है सीमा का निर्धारण रखा। और लेकिन उसमें पदों को हटा करके जो है, पदों को हटा करके सैलरी को जोड़ा गया। तो सैलरी लेने वाले व्यक्ति जो है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यानी चपरासी तक के जो पद हैं, उनकी भी आमदनी जो है उस श्रेणी में आ जाएगी और उनके घरेलू एग्रीकल्चर इनकम भी उसकी श्रेणी में आ जाएगी। एक तरह से ये जो है आरक्षण पर एकदम से खात्मा करने का एक षड्यंत्र हो गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, यहाँ पर जो बीपी शर्मा कमेटी का आपने चर्चा किया, उन्होंने ऐसा करके, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आरक्षण को ऐसा बना देंगे वो ना तो आरक्षण ही रहेगा ना कुछ रहेगा। तो इस तरह का अगर रिकमेंडेशन आ जाता है, यदि 12 लाख रुपए की इनकम, कहने के लिए तो 12 लाख रुपए की क्रीम लेयर की इनकम हो जाएगी, लेकिन उससे बहुत बड़ा दायरा जो चपरासी तक के पद लेवल का भी जो है पद है, कर्मचारी है, उसकी भी जो है वो भी क्रीम लेयर के दायरे में आ जाएगा। और ये बहुत बड़ा इस आरक्षण के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी जो है साजिश, बहुत बड़ी साजिश। यही रोकना, ये सवाल यह पूछना चाहता हूँ, जब ये जो एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त है, वो है, उसके बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं, और इस कमेटी के गठन करने का क्या मतलब था? क्योंकि उसमें जो है ये बीपी शर्मा को लाने का क्या मतलब था? इससे अच्छा तो इसका मतलब सरकार जो है एक ढोंग कर रही है इसी काम के लिए। वो कमेटी का गठन करने का क्या मतलब था? यहाँ पर सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मतलब है? बिल्कुल सही आपने आपने सवाल किया है कि जब ओबीसी नेशनल बैकवर्ड क्लास जो एनसीबीसी जो है कमीशन जो है, उसको जब संवैधानिक दर्जा एक बड़े कानून में कानून के रूप में ला करके परिवर्तन करके संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया, इसका ढोल पीटा गया पूरे देश भर में। और उसके बाद उसमें उसमें जो है भगवान लाल सैनी, जैसा कि मैंने कहा कि वो प्रोफेसर है, लेक्चरर प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, उसके और भी अन्य जो मेंबरान हैं वो सभी पढ़े लिखे और योग्य और विद्वान हैं। तो यहाँ पे कोई आर्थिक विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत सामाजिक विज्ञानी की जरूरत है, जो सामाजिक शिक्षा को रखते हो, जो देश और उस दुनिया, देश और समाज के लिए उनका अध्ययन हो, रिसर्च हो। और इस आपने जो सवाल किया बहुत गंभीर सवाल, बहुत अहम सवाल है कि संवैधानिक आयोग, ओबीसी के संवैधानिक आयोग के होते हुए बीपी शर्मा कमेटी को बनाने की जरूरत क्या है, जब भगवान लाल सैनी जी के नेतृत्व में वहां पे एक पूरी टीम है, एक पूरी व्यवस्था है और वो इस बात को समझती है। तो ये बीपी शर्मा कमेटी को बनाने का जो अभिप्राय है, जो बीपी शर्मा कमेटी को बनाने का जो ये पूरे लोकतंत्र और संविधान के जो भीतर जो आरक्षण का जो प्रावधान है, उसको तोड़ मड़ोड़ करके, उसको टुकड़ों में करके उसको खत्म करने की साजिश है। ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, किस मुंह से सामाजिक न्याय की बात करते हैं? क्या है यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ये जो है बीपी शर्मा जी जो है, ये कार्मिक मंत्रालय में जो है सचिव के पद पर रहे हैं, वहां पर भी इन्होंने जो है खूब जो है उनका मान सम्मान था। उस पर ऊपर से फिर इनको इस कमेटी का जो, जबकि इस विक्टिम वर्ग से ये आते भी नहीं है, और जबकि उस सचिव पद पर रहते हुए भी इन्होंने जो है क्या काम किया। और ये कमेटी का अध्यक्ष बनकर उनको उन जातियों का सामाजिक आर्थिक क्या निर्धारण किया? क्या इस वर्ग में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इनकी पीड़ा को समझ सकता, उनको ला करके बैठा दिया गया? जी बहुत बड़ा सब बहुत बहुत यक्ष प्रश्न है। बीपी शर्मा जो कमेटी गठित किया गया और जिसके अध्यक्ष बीपी शर्मा को बनाया गया, बीपी शर्मा, मैं ये कहने में संकोच नहीं करूंगा कि वो सरकारी एजेंट उन लोगों के नुमाइंदे बनकर के आए हैं जिन लोगों की मंशा आरक्षण के विपरीत है, जिन लोगों की मंशा ओबीसी के खिलाफ है, और वो उनके एजेंट बनकर के आए हैं। इसीलिए तो ओबीसी आयोग के रहते हुए, भगवान लाल सैनी जी के रहते हुए, भगवान लाल सैनी जी के नेतृत्व में जो तमाम
जो चल रहे हैं, जो तमाम जो टीम है उसके रहते हुए, ओबीसी के संवैधानिक आयोग के रहते हुए एक अलग कमेटी बनाने की जो जो साजिश है वो इसलिए है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से बीपी शर्मा कमेटी अवैध है। एक संवैधानिक आयोग के रहते हुए बीपी शर्मा कमेटी को मैं अवैध घोषित करता हूँ और बीपी शर्मा कमेटी को अविलंब जो है बर्खास्त करना चाहिए, अविलंब रद्द करना चाहिए, अविलंब खत्म करना चाहिए। हमारा भी इसके मकसद लिए है कि इस चैनल के माध्यम से हम भी ये चाहते हैं कि इसके जी लिए जी मैं इसके लिए मैं जी अखिल भारतीय स्तर पे जितने भी जी ओबीसी के वर्ग के लोग हैं और उन जी लोगों के भी जो जी ओबीसी के अतिरिक्त हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जाति के जी हों, जनजाति के हों, आदिवासी, जितने भी जी जी प्रगतिशील लोग हैं और जी जो जी ये समझते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और जी जी संवैधानिक प्रक्रिया में जितने भी वंचित लोग हैं उनको उनको मुख्यधारा में जोड़ा जाना चाहिए। उन सभी भाइयों से मैं अपील करता हूं कि जबरदस्त तरीके से इसका विरोध करना चाहिए और जबरदस्त तरीके से इस बीपी शर्मा कमेटी का भी विरोध करना चाहिए और जो ये जितने भी लगे हुए सरकार में बैठे हुए लोग जो इस साजिश को करने में लगे हुए हैं उनकी इस कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम ओबीसी से अगर आए तो हम ओबीसी की बात करें, हम दलित के हित में भी बात करते हैं, हम अल्पसंख्यकों के हित में भी बात करते हैं, हम आदिवासियों के हित में भी बात करते हैं, हम उन गरीब सवर्णों के में के भी हित ऐसी हैं जो गरीब हैं। लेकिन आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, दूसरी योजनाएं उनके लिए बनाया जाए। तो ये जो किया गया है मैं आपको बताता हूं, जैसे आप एक उदाहरण देता हूं। आज अगर अनुसूचित जाति के लोगों को विधायिका में अनुसूचित जाति के लोगों का रिजर्वेशन नहीं है, अगर विधायिका में अनुसूचित जाति के लोगों का रिजर्वेशन नहीं होता तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो रिप्रेजेंटेशन, जो प्रतिनिधित्व लोकसभाओं के भीतर और विधानसभा के भीतर अनुसूचित जाति के लोगों का है वो निश्चित तौर पर नहीं होता। क्या कारण है कि राजनीतिक दल जो है उनको अनुसूचित जाति से के सीट पर ही केवल जो है लड़ने के लिए, अगर रामविलास पासवान भी लड़ेंगे तो अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट से ही लड़ेंगे, मायावती भी लड़ेंगी तो अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट से ही लड़ेंगे, रामदास अठावले भी लड़ेंगे तो सुरक्षित सीट से ही लड़ेंगे, बिहार के जीतन राम मांझी हैं मुख्यमंत्री रह गए लेकिन अगर आगे भी चुनाव वो लड़ेंगे तो अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट से ही लगेंगे। बाकी जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ते और घटते रहती है, लेकिन जो उस तरह से, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बात करते हैं, प्रगतिशील बात करते हैं कि तो जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग, हमारे भारत के भीतर बड़ी गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी को कम करना, उस खाई को कम करना हम सभी की जिम्मेवारी है, चाहे हम किसी जाति वर्ग से जो है ताल्लुक रखते हो। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अर्जुन सिंह जी ने 7 अगस्त 2007 को अर्जुन सिंह जी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी और SC/ST के छात्रों के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रावधान 27% प्रावधान लेकर के आया। वो भी ओबीसी के क्लास से नहीं आते थे, लेकिन वो लेकर के उन्होंने आया और 25 अगस्त 2007 को उन्होंने लोकसभा के भीतर इस प्रस्ताव को पेश किया और उसके बाद ये कानून का स्वरूप मिला और कानून का स्वरूप मिला और इसको जो है अभी वर्तमान सरकार जो कि हम आपको उदाहरण दिया मेडिकल की सीटों में जो कि 10 से 11 सीटों को 1000 सीटों को अभी तक के एक तरह से जी यहाँ पर जो है मैं आपको ब्रेक करना चाहता हूँ। यहाँ पर इस मुद्दे पर आप बहुत ही अच्छी तरीके से बात अपनी रख रहे हैं। मंजीत जी, मैं आपके बारे में जानता हूँ, छात्र जीवन से ही बहुत उत्साही तरीके से लगेगा, आपने पूरा जीवन लगा दिया। विद्यार्थी जीवन से जो है आप जो है संघर्ष में है, ओबीसी आरक्षण को लेकर के आप लगातार जो है देश भर में कैंपिंग कर रहे हैं और अपनी बात को लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वैसे तो क्रीमी लेयर लगाना संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है और ये ना ही इसका कोई मतलब है। नचिपन आयोग ने भी इसको खत्म करने की सिफारिश की थी मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया और जो है क्रीम लेयर की वजह से जिनके पास पैसा है उनको तो आरक्षण नहीं मिला, क्रीम लेयर में आगे आरक्षण से वंचित हो गए और जिनके पास पैसा नहीं है उनको कह रहे तुम लोग आरक्षण ले लो, जबकि मेडिकल में फीस बहुत ज्यादा होती है। एक पैसा होते हुए दाखिला नहीं ले पाता, एक पैसा ना होने के कारण एडमिशन नहीं ले पाता। इस तरह से जो ये दुधारी तलवार की तरह से एक क्रीम लेयर है और जो नया फार्मूला जो लेके आ रहे हैं बीपी शर्मा कमेटी के माध्यम से, मैं यहाँ ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि यदि ये बीपी शर्मा कमेटी की संस्तुति को यदि मान लिया जाता है तो ओबीसी के रिजर्वेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कहाँ हानियां होगी, थोड़ा सा इसको विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने का आप कष्ट करेंगे। जी देखिए, ये जो लाने की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है इसको तो हम लोग आने नहीं देंगे, लेकिन अगर सरकार अपने अधिकारों का
जी एक दुरुपयोग करके और जी अन्य पिछड़े वर्गों के इस अधिकार को कुचलने जी का काम अगर करेगी, तो ये संविधान पर जो जी है एक तरीके से खंजर चलाने की बात के रूप में जी एक तरीके से ये होगा निर्णय। जी लोकतंत्र में सामाजिक न्याय की बात होती है। संविधान के भीतर जो संविधान की प्रस्तावना है और संविधान की जो मूल भावना है, उसमें है कि हम समाज के आखिरी व्यक्ति को, समाज जी के अंतिम व्यक्ति को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी जी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम जो मंत्रीगण हैं, जब शपथ जी लेते हैं तो जी जी संविधान को अक्षुण्ण रखने की कसम खाते हैं। जी जी संविधान को किसी भी रूप में, किसी भी स्तर पे जो है उसको बनाए रखने की कसम खाते हैं। लेकिन और बैठने के बाद अगर उस संविधान के ऊपर चढ़ की छाती पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आने वाला जी समय जी उन्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन मैं ये जी कहना जी चाहता हूं कि वो करना ये चाहते हैं, प्रभाव जो जी पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि प्रभाव जो ये जी पड़ेगा कि जैसे हम देख रहे हैं कि अभी 10 से 12% ओबीसी के रिजर्वेशन, ओबीसी के जी लोग सरकारी सेवाओं में मोटा मोटी जा जी पा रहे हैं। जी जी उनका जी बड़ा 27% का जो कोटा है वो पूरा नहीं हो पा रहा। जी और बिल्कुल नहीं हो पाया। पूरा करने की अब तब से लेकर के अब तक की जो है सरकारों की एक कोई तरीके से मंशा भी जो नहीं है। कहते हैं कि हाँ, जो देखते हैं कि जो उसकी पूरी तरह से जो चेष्टा होनी चाहिए, जो वो नहीं जी है। तो जी अगर जी मान लीजिए इस रूप में वो आएगा, तो जो जी काटने की कोशिश है, उस काटने में जो अभी भी जो 10-12 है वो सीधे आ जाएगा 3-4 पर, तो जी वो सीधे आधा और कर दिया जाएगा। इनकी मंशा यही है कि जो जी जी हम इनको ऐसी कैंची लगाएं, ऐसी कैंची लगाएं कि उस कैंची से ज्यादा जो है छटनी हो जाए। यही चटनी कारण हो कि जाए। 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो रही थी जी विश्वविद्यालयों जी में, जो 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो रही थी। ऐसी जी स्थिति कि उसमें जो है कोटा की गिनती ही ना हो। तो जी इस जी तरीके से करने की जो साजिश है, वो पूरी जी तरह से संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, देश और जी समाज की जो लोकतंत्र की जो अवधारणा है उसके जी खिलाफ है। और इस जी सरकार को इस सोचना पड़ेगा। और अगर ये सरकार नहीं सोचती है, तो जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, तमाम किसी भी जाति वर्ग के लोग हों, जो प्रबुद्ध जी लोग हैं, उनको जी प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए, प्रबुद्ध इंडिया बनाने के लिए, उनको सम्यक भारत के निर्माण के लिए और सम्यक समाज के निर्माण के लिए, जो अब तक जो है एक बड़ी खाई है, उनके लिए ये प्रयास करना पड़ेगा। और मैं ये जी कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में खास तौर से अगर ऐसा नहीं हुआ, तो जो खास तौर से ओबीसी के लोग हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति चेतनाशील होकर उनको जी इकट्ठा होना पड़ेगा। उनको इस बात, अब जैसे आरक्षण की बात होती है, मैं एक उदाहरण दूंगा तो आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट जी होगी। जी कि जी जैसे जी जी बात होती है कि आरक्षण से डॉक्टर के पास जो है वो कैंची छोड़ने वाले डॉक्टर पैदा होंगे। साहब, जी कैसे कैंची छोड़ने वाले, पेट में कैंची छोड़ने वाले कैसे पैदा होंगे? मैं बताता हूं कि नहीं पैदा होंगे। ये आरक्षण के खिलाफ दुष्प्रचार है। और जी खास तौर से ओबीसी के जो लोग, हमारे भाई जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग ये समझते हैं कि वो भी समझते हैं कि आरक्षण इस प्रकार से जो है गलत है। जी किसी भी शिक्षण संस्थानों में, आईआईटी जी हो, आईआईएम हो, मेडिकल हो, कहीं भी कोई भी शिक्षण संस्थान हो, उसमें जो है एंट्री पॉइंट पर जो जी जी प्रवेश द्वार है, जो प्रवेश द्वार है, वहां पे हमें आरक्षण मिलता है, वहां पे प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन उसके बाद उतने ही अंकों से उनको पास होना पड़ता है जितने जी अंकों से अनारक्षित कोटे से अन्य आए अन्य हुए जो अनारक्षित लोग हैं। कोटे को पास होना हाँ, पड़ता है। उनको जी उतना ही अंक लाना पड़ता है, तब उनको डिग्री मिलती है, पास होती है। डोनेशन और से और यहाँ से कैपिटेशन फाइनेंस से। है। और इधर क्या दूसरा, देखते हैं। जी जी हाँ, दूसरा सवाल है डोनेशन और कैपिटेशन से, के जरिए जो हाँ लोग जाते हैं, जो अभिजात जी वर्ग के लोग, पूंजीपति जो वर्ग के लोग हैं, जो डोनेशन और कैपिटेशन के माध्यम से जाते हैं, जो अघोषित आरक्षण है, उस जी आरक्षण जी से जो प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं, उनके ट्रस्टियों के की सीट्स होती है, तो उनको बेचते हैं। डोनेशन के देख के कैपिटेशन के रास्ते से जो जाते हैं, वो भी तो अघोषित आरक्षण है। उसकी बात ये नहीं होती है। ये जी जी जो लोग आरक्षण के खिलाफ थे, वही इस जी 10% आरक्षण के समर्थन में आ गए साहब। जो लोग जी जी आरक्षण के खिलाफ थे, वही आज आरक्षण को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जी बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, और इसे समझने की जरूरत है बहुत करीने से और जी जी बहुत आपने बहुत संवेदनशीलता अच्छी के बात साथ। कही, बहुत अच्छी बात की। जो आरक्षण के विरोधी थे, ईबीडब्ल्यूएस आने पर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण आने पर, वो लोग आरक्षण के समर्थक हो गए। तो यहाँ एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है, अगर क्रीम लेयर आने से गरीब आदमी को आरक्षण मिल जाएगा, ये बात नहीं है। क्रीम लेयर जो आता है, तो क्रीम लेयर से जो है, ये इंडिविजुअल मामला है।
यानी यदि एक व्यक्ति नौकरी में आया और वो ए ग्रेड का अधिकारी है तो एक व्यक्ति ए ग्रेड का अधिकारी है, पूरा उसका समाज ए ग्रेड का अधिकारी नहीं हो गया। यानी आरक्षण जो मिला है वो समाज के आधार पर मिला है, व्यक्तिगत आधार पर नहीं मिला। तो जो क्रीमी लेयर है या आर्थिक आधार वो इंडिविजुअलिटी को शो करता है, यानी वो व्यक्तिगत मामला है। एक व्यक्ति के अधिकार, एक व्यक्ति के आर्थिक रूप से संपन्न होने से उस पूरे समाज को आर्थिक रूप से संपन्न होना नहीं कहा जा सकता। अतः ये जो है क्रीमी लेयर एकदम कंसेप्ट उसका एक हमारा क्लियर है। मैं अपने पिछले वर्ग के सभी दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि क्रीमी लेयर ऐसी कोई चीज नहीं है। क्रीमी लेयर जो है एक व्यक्तिगत मामला है। एक व्यक्ति के अधिकार, एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न होने से उस व्यक्ति का पूरा समाज जो है आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो जाता। तो ये क्रीमी लेयर अनुचित है। और उस पर से भी जो है क्रीमी लेयर को वार्षिक इनकम में सैलरी को जोड़ने का जो प्रावधान बीपी शर्मा कमेटी का, ये पूर्णतः इलीगल है। हम इसका घोर विरोध करते हैं, इस कमेटी का ही विरोध करते हैं। ये कमेटी बिल्कुल निरस्त होनी चाहिए। तो यहाँ जो आपके जो चर्चा हुई कि रिप्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है और इसे खत्म होने की संभावना, आपने बताया कि ये अगर ये अनुशंसा लागू हो जाएगी तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी खत्म हो जाएगा। साथियों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि 26 जुलाई 1902 को जो साहू जी महाराज ने 50% का जो प्रतिनिधि देने की बात कही थी, उस समय 99% जो ने खास वर्ग के लोग जो है उनके अधिकारी सेवाओं में थे, उनके अधिकारी बने हुए थे प्रशासनिक सेवा में। एक खास वर्ग के लोग 99% थे। और अब 1902 से लेकर के 2002 तक 100 वर्ष हो गए और 2002 से ये 20 वर्ष हो गए, यानी 122 वर्षों में जो है 120 सालों में मान लीजिए 120 सालों में अभी भी ओबीसी वहीं का वहीं मौजूद है। अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व वहीं पर मौजूद है। अभी भी उनकी आबादी, जितनी आबादी 55 और 60% आबादी जो ओबीसी की मानी जाती है, उसमें ओबीसी का 3.9 से 10% जो है लगभग रिप्रेजेंटेशन अभी सरकारी सेवाओं में देखने को मिलता है। और ये एक तो रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं किया, ऊपर से इस तरह के ये जो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं मंजीत जी आपसे फिर अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, ये जो क्रीमी लेयर जो इन्होंने बताया कि जो है पहले तो 1 लाख की सीमा बताई थी, उसके बाद जो है 2004 में 2.5 लाख लेके आए, उसके बाद जो है ये जो है 4.5 लाख लेके आए, उसके बाद जो है 2013 में 6 लाख लेके आए, 2017 में ये 8 लाख लेके आए, अब ये 12 लाख रुपए की बात करने की बात करें। लेकिन जो मापदंड बदल रहे हैं ये बिल्कुल पूर्णतः अनुचित है। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ, यदि आरक्षण से ओबीसी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है शासन प्रशासन में, तो इनको क्या परेशानी हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है? जो आज 150 साल पहले की जो साहू जी महाराज के समय की अगर हम बात करें, परेशानी थी सामाजिक रूप से, इस बात को आप बताने का प्रयास करिए। किन लोगों को परेशानी होती है? जो आरक्षण के विरोध में बात करते हैं, ये लोग न्यायपालिका में जिस तरीके की न्यायपालिका में जिस तरीके का अघोषित आरक्षण एक तरीके से है, और वहां सिर्फ एक जाति और वर्ग का कब्जा नहीं है, चंद परिवारों का कब्जा है, चंद परिवारों का कब्जा है। तब से लेकर के आज तक उन्हीं घरानों से लोग न्यायालय बनते हैं, उन्हीं घरानों से सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिकाओं में जो है हाई कोर्ट्स में जो है वो जजेस बनते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हमें संवेदनशील होकर के सोचना पड़ेगा। तमाम जो वर्ग के लोग हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों, पिछड़े हों या पिछड़े हों, अनुसूचित जाति हो, मैं बार बार ये बात को दोहरा रहा हूँ कि उनको ये संवेदनशील होकर के सोचना पड़ेगा। जी, लगता है मंजी जी से हमारा कनेक्शन कट गया है। साथियों को बता देना चाहता हूँ, आज ये बहस चल रही है इस विषय के ऊपर कि जो है आर्थिक आधार और क्रीमी लेयर का नया प्रस्ताव आरक्षण की मूल संकल्पना पर जो है कुठाराघात करता है। और इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं आदरणीय मंजीत आनंद साहू से। जो है मंजीत आनंद साहू जी जो है पूरे देश भर में जो है ओबीसी के आरक्षण के लिए, ओबीसी के हक अधिकार के लिए, उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दिलवाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। अभी हमारे इस आज के पैनल में जो है आदरणीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो है पूर्व सदस्य आदरणीय जो है अक्षय भाई साहू जी भी थे, लेकिन वो तकनीकी कमी के कारण जो है इस विषय पर उपस्थित नहीं हो सके। तो ये जो है आज भी ये जो देख रहे हैं नेटवर्क की गड़बड़ी के कारण जो है ये लगातार है। साथियों, जो ओबीसी आरक्षण है, इसमें ओबीसी के जो प्रत्येक विद्यार्थी, युवा, वकील और बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको सबको जो है एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आरक्षण जो है नौकरी नहीं है, आरक्षण जो है रोजगार नहीं है, आरक्षण जो है हिस्सेदारी है, प्रतिनिधित्व है उनकी आबादी के हिसाब से।
तो उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलना चाहिए। कहाँ-कहाँ हिस्सेदारी मिलना चाहिए? शासन में, प्रशासन में, रोजी में, रोजगार में, धन में, धरती में, देश के प्रत्येक जो संसाधन है उनमें ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यही आरक्षण की संकल्पना है। तो इस आरक्षण की संकल्पना पर जो नया क्रीम लेयर का प्रस्ताव है, एक तरह से बिल्कुल एक कुठाराघात करता नजर आ रहा है। कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें रहती है कि आरक्षण जो है ये बैसाखी है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण बैसाखी है और बैसाखी के सहारे कब तक दिया जाएगा। साथियों, बैसाखी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये हिस्सेदारी निर्धारित करता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जो आर्थिक आधार पर दिया जाए, आर्थिक आधार का मतलब ये है कि जो है एक पुलिस अधिकारी बनने पर पिछड़ी जाति का एक आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, जिलाधिकारी बनता है। तो जिलाधिकारी बनने पर भी जो है यही कहा जाता है कि पिछड़ी जात का जो है अधिकारी है और फला जात का जो है अधिकारी है, वो अधिकारी नहीं कहा जाता, जबकि अधिकारी बनने पर उसकी कुर्सी आ जाती। इसे कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। साथियों, इस सामाजिक गतिशीलता के अभाव के कारण भारत में ये जो सामाजिक गतिशीलता है इसका नितांत अभाव है। तो एक अधिकारी बनने पर भी वो पिछड़ी जात का हो जाता है, वो शेड्यूल कास्ट का हो जाता है, वो हरिजन जात का हो जाता है। तो इस तरह से जो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है, आर्थिक रूप से मजबूत और संपन्न होने पर भी जो है वो जो है उसकी सामाजिक स्थिति नहीं बदलती। तो इसी तरह सामाजिक स्थिति के अनुसार दबे कुचले वंचित यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने की बात कही गई थी। मंजीत जी अब फिर हमारे साथ में उपस्थित हो गए। तो वो सामाजिक गतिशीलता के अभाव के कारण जो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था जो गैर बराबरी पर आधारित है, इस गैर बराबरी पर आधारित होने के कारण इस समाज में ऊंच नीच और सीढ़ी नुमा सामाजिक व्यवस्था है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लगा हुआ है। तो उनको उनकी आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देने की दृष्टि से शासन में, प्रशासन में, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस तरह से इस आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। इस आरक्षण को बहुकार की कहता है, कोई जो है उधार ये कहता है, कोई जो है ये जो है कहता है कि नौकरी लेने का दिन रहा है, कोई रोजगार का दिन रहा है, इस तरह से क्लैरिफाई करता है। तो यहाँ पर मंजीत जी फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आगे के सवाल पर मैं आपको करता हूँ। मंजीत जी जी बताइए, जी बताइए। जी जी जी, मेरा सवाल ये है, आपकी कनेक्टिविटी थोड़ा सा कट गई थी। सवाल ये है कि जो है हम लोग पिछड़े वर्ग के जो विद्यार्थी, युवा और बुद्धिजीवी है उनके लिए दिशा निर्देश क्या होना चाहिए ताकि वो अपना हक अधिकार देने के लिए जो है सजग हो जाए। ये निवेदन देखिए उनको जी 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 कनेक्टिविटी के कारण आप हमसे करते हैं। तो जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, युवा है, जो आरक्षण के जो लाभार्थी हैं, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, मिल रहा है, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है और उनको क्या करना चाहिए, इसी विषय पर मैं मंजीत जी से सवाल करना चाहता हूँ। उनको क्या करना चाहिए? सवाल का उत्तर तो है, लेकिन मंजीत जी जो है पिछड़े अति पिछड़े वर्ग को लेकर के पूरे देश भर में अपना जन जागरण अभियान चलाए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये विद्यार्थी जीवन से आप जो है बहुत उत्साहपूर्वक लगे हुए हैं। आपको जो है विद्यार्थियों का, छात्रों का, आपके युवा वर्ग का बहुत बड़ा साथ मिला हुआ है। आदरणीय मंजीत जी, अगर आवाज सुन रहे हो तो लाइन पे आइए। जी हेलो हेलो साथियों, एक चीज और जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो जहाँ जब भी कहीं आरक्षण की बात कही जाती है, जैसे आरक्षण जो है जब लिया जाता है, कंपटीशन पास करते हैं, एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट निकलता है और एक जगह डोनेशन दे करके, जैसे मंजीत जी कह रहे थे, डोनेशन लेकर के जाने वाला व्यक्ति और जो है कंपटीशन पास करके आरक्षण की मेरिट में आने वाला व्यक्ति, वो उससे कमजोर कैसे हो सकता है? कभी किसी गाने में कमजोर नहीं हो सकते। जिसके पास पैसा नहीं, आपने देखा होगा डोनेशन दे करके सेल्फ फाइनेंस का जो कंसेप्ट आया, सेल्फ फाइनेंस की डिग्री लेकर के जो है अब जब वो शासन प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी देते हैं, क्योंकि एक तंत्र बना हुआ, उस तंत्र के आधार पर जो है ये जो है निर्धारित हो जाता है कि जो है कौन जाएगा नहीं जाएगा, तो कम से कम उससे बेहतर होता है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, क्योंकि जब ये बात चल रही है कि आजकल जो प्राइवेट कंपनियों में जो नौकरी मिल रही है वो रिकमेंडेशन के आधार पर मिलेगी। यदि कोई अधिकारी किसी कंपनी में अधिकारी लगा हुआ है
और वो कंपनी का अधिकारी अपने हित को, नात को, रिश्तेदार को, जात को, बिरादरी को जो है रिकमेंड करता है, उसका बायोडाटा लाता है, तो जो है इस तरह से जो है उसको उसमें नौकरी बड़े पदों पर मिल जाती है। और जो नीचे जो लोग हैं उनको नौकरी मिलने में बड़ी कठिनाइयाँ होती है, उनको नौकरी मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि उनका सगा नहीं है, कंपनियां बड़े बड़े पूंजीपतियों की है, बड़ी जात के लोगों की कंपनियां हैं, और उन कंपनियों के जो उच्च अधिकारी पद है उनको उच्च अधिकारी के पदों पर जो है उनके रिकमेंडी लोग जाते हैं, अदरवाइज छोटे लोगों का वहां पर नहीं मिलता। हाँ, ये है पैकर में, हैकर में, ट्रांसपोर्टर में, छोटे छोटे पदों पर जो है जो काम करने के लिए तो रख लेते हैं। और दूसरी भारत की जो कंपनियां हैं उनके उनका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, उस स्ट्रक्चर में एक बहुत खास बात ये मिलती है कि जो कोई भी कंपनी स्टेब्लिश होती है, उस कंपनी का जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, यानी उसके जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। मंजीत जी आवाज सुन रहे हैं मेरी? जरा वाईफाई ऑन करिए तो। मंजीत जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो अभी 10 मिनट का समय हमारे पास है। जो जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही घर खानदान के होते हैं। यदि कोई जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत या कंपनी रजिस्ट्रेशन के एक्ट के तहत जितने भी होते हैं, तो कम से कम पढ़ा लिखा आता है। जो मैनेजियल पावर है, जो मैनेजियल पावर है, जो प्रबंधकीय पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है कंपनियों की, वो सारी की सारी मिलकर के घर खानदान के बीच में ही बट करके सिमट में रहती। यदि माता जी मैनेजर है, पिताजी कोषाध्यक्ष हैं, और भाई साहब जो है उसके जो है आय व्यय निरीक्षक हैं, और इस तरह से जो है उसके फूफा बुआ ये सब सारे के सारे उसके जो है अधिकांश जो है उसके सदस्य हो जाते हैं। यानी जितने भी निकाय हैं वो सब निकायों में आप देखेंगे ऐसा होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि जो प्राइवेट जो संस्थान है, उन संस्थानों में बड़ा संकट पैदा हो गया है। तो जो है जो ये दबा कुचला जो गरीब वंचित जो आदमी है, उस आदमी को जो है अपना हक अधिकार लेने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जोरों पर चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें जो आर्थिक आधार हमारा है, तो आर्थिक आधार और यह क्रीम लेयर का नया प्रस्ताव जो है इस आरक्षण की संकल्पना को एकदम कुठाराघात करता हुआ नजर आ रहा है। आदरणीय मंजीत जी ने अपनी बातों में कहा है, और जो है फिर जल्दी ही मंजीत जी फिर हमारे साथ उपस्थित होंगे। मंजीत जी जो है अगर आवाज सुन रहे हो मेरी? जी 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 आ गए। जी जी हम क्योंकि आप एक ऐसे युवा हैं, आपका नेटवर्क पूरे देश भर में है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, अखिल भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के जो है आप राष्ट्रीय संयोजक हैं, और युवाओं में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, क्योंकि अभी भी युवा हैं आप जो है। और आप अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारे बुद्धिजीवियों को क्या जिम्मेदारी इसमें होनी चाहिए, इस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। जी देखिए, देश भर के जो खास तौर से युवा हैं, चाहे वो किसी जाति और वर्ग के हों, अगर वो ये चाहते हैं कि हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया भर में जी जाना जाए, और जी जी कैसे कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर हम एक 5 सितारा होटल में हों जी और जी 5 सितारा होटल के बाहर जो है जी लोग भूखे सो रहे हों, तो जी 5 सितारा के होटल के भीतर जो लोग चैन जी की नींद ले रहे हैं, उनकी जी जी नींद चैन की नहीं हो सकती है। जी उनकी नींद चैन की नहीं कही जी जा सकती है। तो हमारा ये कहना है कि जो जी खास तौर से युवा वर्ग है, वो ओबीसी का हो या दूसरे वर्ग का हो, उन तमाम लोगों को, मैंने जैसा कहा कि सभी वर्ग के लोगों को एक दूसरे के अधिकारों के प्रति और एक दूसरे के उनके विकास के प्रति, प्रगति के प्रति उनको जी जी उत्तरदायी होना चाहिए, उनको संवेदनशील होना चाहिए। और अगर ऐसा जी नहीं जी करेंगे, क्योंकि देखिए, कहने के जो भाषा है उसमें तो लोग कहते हैं, बोलचाल जी में तो जी लोग जी कहते हैं, लेकिन कार्यशैली जी में ये बात नहीं आती है। जैसे क्यों तमाम पार्टियां, तमाम संस्थानें, तमाम ये कहती है कि हम किसके लिए काम करते हैं साहब, हम जी कमजोर लोगों के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, तो दलितों के लिए काम करते हैं, पिछड़ों के लिए काम करते हैं। तमाम जो पार्टियां हैं वो देखिएगा तो बयान देंगे तो कहेंगे कि हम पिछड़ा के सबसे बड़े हितैषी हैं, वो पिछड़ों के सबसे बड़े विरोधी हैं। वो कहेंगे जी हम जी पिछड़ों के विरोधी हैं, हम हितैषी हैं, लेकिन वो किस प्रकार से हैं, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो जो नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं, जो जी जी नीतियों का जी निर्धारण हो रहा है, वो उनके हक में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हम्म, सवाल हम्म, हम्म, पूरा जो चाहे शासन प्रशासन का हो, अगर ऐसा नहीं होता, जो सरकारी जो सरकारें हैं देश की, जी जी वो अगर ऐसा जी नहीं होता, तो आप देख रहे हैं कि निजीकरण हो रहा है। निजीकरण का एक मैंने उदाहरण आपको पहले बताया। तो जी निजीकरण जी का जो बड़ा बहुत
बड़ा जो क्षेत्र है, कॉरपोरेट सेक्टर आज की तारीख में इस देश के भीतर पांव पसार लिया है। तमाम जो नौकरियां हैं, तमाम जो समझिए कि जो सेवा क्षेत्र है, वो उसके भीतर सिमट गया है एक बड़ा हिस्सा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं वहां पे प्रतिनिधित्व की बात की जाती, क्यों नहीं वहां कानून लागू करने की। मैं ये मांग करता हूँ आपके इस चैनल के जरिए कि भारत की सरकार को और ये ओबीसी के आयोग के जो भगवान लाल सैनी जी हैं, उनको मैं ये मांग करता हूँ कि वो प्रस्ताव लेकर के आए, इसके लिए सर्वे कराएं कि कोई कंपनी अगर 10 साल पुरानी है, कोई कंपनी अगर अगर 200 से ज्यादा कर्मचारियों की सीमा पार कर चुकी है, कोई कंपनी अगर 200 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर रही है, तो वहां पे आरक्षण नीति लागू होना चाहिए। अगर आरक्षण नीति लागू नहीं किया जाता है, इसका मतलब यह है कि हम समाज के सभी वर्ग के लोगों को आगे लेकर के नहीं चलना चाहते हैं। हम समाज के सभी वर्ग के लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं देना चाहते हैं। हम समाज के सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। हम समाज के सभी लोगों को समाज की मुख्यधारा से नहीं जोड़ना चाहते हैं। और अगर समाज के सभी लोग समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ेंगे, समाज के सभी लोग अगर समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ेंगे, तो ये जो विकसित राष्ट्र की जो बात है वो बेमानी है। वो एक सवाल जो है एक आदमी पूछ रहा है, एक आदमी पूछ रहा है, अभी ऑनलाइन है, उसका ये पूछने का सवाल है जो है कोई भी रिजर्वेशन हो, चाहे SC ST का हो या OBC का हो, वो कास्ट बेस्ड ना होकर के इकोनॉमिक बेस होना चाहिए। आदरणीय महोदय को इस उत्तर उसका जवाब दे दीजिए कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए और इकोनॉमी क्यों नहीं। मैं उस भाई का पहले मैं स्वागत करता हूँ। उस भाई ने एक जिज्ञासा की और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। मैं कहना चाहता हूँ उनको कि जो आरक्षण है, हमने पहले भी बातचीत में कही है, आरक्षण जो है वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित लोगों को समाज के मुख्यधारा से, समाज के हर क्षेत्र से, हर तबके को जोड़ने के लिए किया गया एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत सब लोगों को एक अवसर ऐसा मिल सके जिसमें वो समाज की मुख्यधारा से खुद को जोड़ने के लिए एक प्रयास कर सके, जोड़ने का मौका उनको हासिल हो सके। जैसे मैं उनको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पे क्यों नहीं होना चाहिए। आर्थिक आधार पे इसीलिए नहीं होना चाहिए कि सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से यहाँ पिछड़ापन है। और संविधान में जितने लोग संविधान में बड़े बड़े विद्वान थे, संविधान के निर्माण करने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मतलब देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, देश सबसे बड़ा संविधान, सबसे जो है महत्वपूर्ण कहा जाता है, तो उसमें इसलिए किया गया है क्योंकि आर्थिक आधार पे जो कमजोर लोग हैं उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए, उनके प्रगति के लिए तमाम योजनाएं चलती हैं। और भी कई योजनाएं चलाई जा सकती हैं, उसको सरकारें चलाएं। लेकिन आर्थिक आधार पे आरक्षण इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि सामाजिक और शैक्षिक आधार पे पिछड़ापन है, और इसीलिए वो आधार आर्थिक नहीं है। अगर आर्थिक हो गया तो यहाँ पे तमाम सुखी और संपन्न लोग भी सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे और कहेंगे। इसलिए आरक्षण अगर की बात हो रही है तो उसमें आर्थिक आधार, आरक्षण की जो पृष्ठभूमि है, आरक्षण की जो मूल जो अवधारणा है, जो संकल्पना है, जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो उसके ऊपर उसके खिलाफ बात करना है, उसके विपरीत बात करना है। इसलिए कहा जाता है कि कुल मिलाकर के ये कहा जाए, कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जो शासन प्रशासन में बैठा हुआ भ्रड़ दुष्ट मानसिकता का व्यक्ति है, वो अमीर को गरीब बना देगा और गरीब को अमीर बना देगा। ऐसा अक्सर देखने में आया है। जो शासन में बैठा हुआ आदमी है, वो प्रशासनिक अधिकारी को देखा गया है कि जो है जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान मिलना चाहिए, अक्सर देखा गया। मगर जिनके पास कई मकान है वो मकान की श्रेणी में आए गए हैं। नरेगा में उन लोगों को का नाम लिखा हुआ है, ऐसा बहुत सारी लिस्ट पब्लिश हुई, देश भर में खबरें आती रहती हैं कि जो है जिनके पास साधन संपन्न लोग हैं उनका नाम नहीं है, उनका नाम बिल्कुल भी नहीं है। जो जिनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है उनका भी नाम नरेगा की लिस्ट में आया हुआ है। क्योंकि जो भ्रष्ट तंत्र जो बैठा हुआ है, उस तंत्र की वजह से अमीर आदमी गरीब बन जाएगा और गरीब आदमी को वो अमीर का सर्टिफिकेट बना के दे देगा। ये एक मानसिकता इसी वजह से बैठी हुई है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा जो है ये भी लग रहा है, आपने जो पहले सवाल किया था उसका जवाब मैं नहीं दे पाया कि करना क्या चाहिए ओबीसी के लोग, या जो इस विषय पे कि करना ये चाहिए। हमने कहा कि जो तमाम लोगों उनको ये सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, लेकिन खास तौर से जो ओबीसी के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा। उनको अपने लोकतंत्र की ताकत और वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। जब वो वोट देने जाएं तो उनको ये सुनिश्चित करना होगा, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो वोट दे रहे हैं, जिसको वोट दे रहे हैं,
क्या वो आपके हक में, क्या वो काम आपके कर हित में, क्या वो जी समाज के हित में काम कर जी रहा है, नीतियां बना रहा है, निर्णय ले रहा है? जो वो कह जी रहा है और जो वो कर जी रहा है, जी उसके बीच जो अंतर है, वो कितना जी अंतर है, उनको ये जी देखना पड़ेगा। जी क्योंकि आज देश की जो संसद है और जो विधानसभाएं हैं, वो अभी भी समझिए कि एक तरीके से पूर्ण नहीं है, परिपूर्ण जी नहीं है, संपूर्ण नहीं है। क्योंकि जो जी बड़ी आबादी है, वंचित वर्ग का आज भी जो बड़ी आबादी है, जो ओबीसी का जो बड़ा हिस्सा है, जो बड़ी आबादी है ओबीसी में, कई जी जातियां हैं, और उस जी जी जातियों में खास तौर से जो बड़ा हिस्सा है, उस वो ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो जी प्रतिनिधित्व संसद के भीतर नहीं है, विधानसभाओं के भीतर नहीं है। और जो कुछ लोग हैं, वो जी अपने अपने एजेंडे पे, अपने अपने व्यक्तिगत और अपने अपने कहते हैं कि जो निजी लाभ है, निजी स्वार्थ है, उसके तले जी दबे हुए। इसलिए पहचान करना पड़ेगा कि जी आप समाज के हैं तो समाज के लिए हैं कि नहीं है। आप राष्ट्र के भक्त की श्रेणी में अगर खुद को कह रहे हैं, तो आप ऐसा आचरण करते हैं कि नहीं करते हैं कि जो राष्ट्रभक्ति के रूप में आपको पहचाना जाना चाहिए। इसलिए जी ये समझने की जरूरत है कि जी सर्टिफिकेट देना या किसी किसी जाति वर्ग से केवल होना, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप जी किसी समाज के, जो वंचित समाज है, कमजोर समाज है, उसके निहितार्थ, उसके कल्याण के लिए, उसके हक में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आज वक्त की जरूरत है, देश की जरूरत है, समाज की जरूरत है कि आने वाले समय में जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं, जो मंडल जी जी कमीशन की जो 27% की जो आरक्षण का जो प्रतिनिधित्व का जो जो मसला है, उसको पूरा करने का विषय है। तो हम जी इस जी बहस में नहीं जा रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी साजिश है आरक्षण विरोधियों की, कि वो इस बहस में हमें फंसाए हुए हैं कि क्रीमी लेयर होगा कि नहीं होगा, कि क्या हम इस बहस में जाने की, हम इस बहस में घुस नहीं पा रहे हैं कि 27% है तो 27% हमें क्यों नहीं मिल रहा है, 27% जी हमें न्यायपालिका में क्यों नहीं मिल रहा है, जी 27% जी हमें निजी क्षेत्र में क्यों नहीं मिल रहा है, शायद 27% हमें और जगहों पे क्यों नहीं मिल रहा है। वोट की जी बात जी अगर हम करते हैं, तो हम 52% अगर है, तो क्या लोकसभा के भीतर 52% हमारा प्रतिनिधित्व है? अगर नहीं नहीं है तो नहीं क्यों नहीं है? नहीं इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लोकसभा के भीतर 52% प्रतिशत हो। जो जो लोग जी आज सत्ता सत्ता शासन में बैठे हुए हैं हुक्मरान, इसीलिए जाति जी जनगणना के ऊपर वो पर्दा डाल के रखना चाहते हैं। क्योंकि जब जी जाति जनगणना होगी, तो ये जो जी 52% है, वो 62% के रूप में हो सकता है, 65% के रूप में सामने आएगा। और जब संख्या जी बल सामने दिखेगा, तो उनकी जी जमीन खिसकने लगेगी। इसलिए जी हमारा कहना है कि कभी भी कोई सामाजिक न्याय है, अगर अगर कोई ऐसा 10 आम है, आजकल आम का सीजन है बिहार और सब जी में, ज्यादा आप लोग भी जी जी खाते जी होंगे। दस जी जी 10 आम अगर है, और 5 सदस्य हैं घर में, और उन जी 5 सदस्य में दो दो आम न दिया जाए, और उस 5 सदस्य के दो तीन सदस्य मिल करके वो 10 आम खा जाए, तो वो जी जो दो तीन सदस्य बचे हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको कैसा जी महसूस होगा, उनके लिए क्या न्याय हुआ, क्या उनके लिए जागती नहीं हुई? तो मैं केवल जी ये जी कहना चाहता हूं कि अगर जी 10 आम है, तो उस जी 10 आम को बराबर बराबर भागों में बांटा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि खाली पिताजी खा जाए, ऐसा ना हो कि बड़ा भाई केवल खा जाए, ऐसा ना हो कि छोटा भाई केवल खा जाए, ऐसा जी ना हो जी कि केवल बहन खा जाए, ऐसा ना हो कि केवल चाची खा जाए, ऐसा ना हो कि केवल भाभी खा जाए। मेरा ये जी कहना है जी कि जी आप सिर्फ, समय समाप्ति की ओर है प्लीज बस इसको कंक्लूड करते हैं। मैं बस एक लाइन एक में लाइन खत्म में कर रहा हूँ। कंक्लूजन ये चाहता हूँ आज, ये कंक्लूजन में ये चाहता हूँ आपसे ये 2 मिनट के समय में कि जो है जो आज का जो टॉपिक है, क्या आर्थिक आधार और जो है क्रीम लेयर का नया जो फार्मूला है, वो जो है इस ओबीसी आरक्षण की पूरी संकल्पना पर उठा रखा है। इस पर 2 मिनट में कंक्लूड करके जो है मैं अपनी बात को समाप्त कर देता हूँ। और सब लोगों से निवेदन करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। जी देखिए, मैं अपनी पुरानी बात को एक लाइन में सबमिट कर रहा हूँ, कि मैं ये कह जी रहा था कि अगर 10 में से 8 दे दिया जी जाए किसी हम्म, सवर्ण को, वो गलत है। जी 10 में से 8 जी अगर ओबीसी को दे दिया जाए, वो गलत है। दस में से जी आठ जी अगर अनुसूचित जाति को दे दिया जाए, तो वो जी गलत है। मेरा जी जी कहना है संतुलन और समन्वय होना चाहिए। लोकतंत्र संविधान की अवधारणा ये है। दूसरी बात जो आपने पूछा, उसमें यह जी है कि जो ये वर्तमान जो सरकार है, जो वर्तमान जो ये सरकार करने की जो सोच रही है, वो जी मैं पुनः कर रहा हूँ कि संविधान की मूल भावना के हम्म, खिलाफ है, सामाजिक न्याय की मूल जी भावना के खिलाफ है, प्रतिनिधित्व की जी जो संविधान जो हमें कहता है उसके मूल भावना जी के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, और इस राष्ट्र जी के खिलाफ है, इस देश और जी जी समाज के खिलाफ है। तो इस जी संसद के भीतर बैठे हुए लोगों को
सरकार में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बैठे हुए लोगों को ये सोचना पड़ेगा। अगर वो नहीं सोचे तो आगे आने वाले समय में यही संविधान, यही लोकतंत्र, यही वोट की ताकत उन्हें जमींदोज करेगी। ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूं। और खास तौर से जो हमारे युवा साथी हैं, खास तौर से जो तमाम जो प्रगतिशील लोग हैं और ओबीसी के जो लोग हैं, उनको इसके लिए एकजुट होना चाहिए और एक हेल्दी बहस होना चाहिए। समाज में एक दूसरे के पारदर्शी संवाद होना चाहिए और उस संवाद के बीच में हम ये कायम करें एक स्वस्थ समाज बना करके कि आप भी खाएं और हम भी खाएं, आप भी रहें हम भी रहें, आप भी जिए हम भी जिए। समाज को जितना हो सके समता और समतावादी बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सभी अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं कि इस आज की जो डिबेट है इसको जो है लाइक करिए, शेयर करिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको पहुंचाइए ताकि जो है ओबीसी के अंदर चेतना जागृत हो। साथियों, हमारा एआईबीसी टीवी जो है हमारे दबे कुचले वंचित समाज के शासन प्रशासन में उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं और हम आपका सहयोग चाहते हैं कि जो है ओबीसी जो है सदियों से सताया गया है, दबा है, कुचला है, उनको दबाया गया है, तो उनकी एक आवाज़ बुलंद करने के लिए अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन और ये एआईबीसी टीवी रात दिन काम कर रहा है। मैं आपका सहयोग चाहता हूँ और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करें। ये कार्यक्रम आज यही समाप्त होता है। इन्हीं शुभेच्छा सभी को। मैं भी अपील करता हूँ कि लाइक और शेयर और लोग इस चैनल को करें, शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें, अपने विचार दें। धन्यवाद। जी, थैंक यू वेरी मच।